हे वेलकम टू इंसेंस, माय नेम इज आरिवीर और ये फोर्थ पार्ट एसिड बेसिस इन सोल्ट का। तो बेसिकली पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि सोल्ट कैसे बनता है। एनायन और कैटायन से दोनों से सोल्ट बनता है। जो एसिड का एनायन है हमारे पास और बेस का कैटायन है तो उससे सोल्ट बनता है। और अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है कि सोल्ट किस तरह से बनता है तो दूसरा पार्ट जाके देखिए, या तीसरे पार्ट में भी सोल्ट के बारे में मैंने बहुत सब बताया है कि किस तरह से बनता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किस तरह से सोल्ट बनता है एनायन और कैटायन से। तो वो तो हमने देख लिया था कि सोल्ट किस तरह से बनेगा, पर अब हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट सोल्ट्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट में आपकी एक्सरसाइज भी होगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। जो आसान से क्वेश्चन है वो मैं लीव करूँगा। तो मोर अबाउट सोल्ट्स में बेसिकली आप देखने क्या वाले हो, किस किस तरह के फैमिली ऑफ सोल्ट देखने वाले हो कि किस किस तरह की फैमिलीज होती हैं सोल्ट्स की, क्योंकि दे आर एंडलेस सोल्स हैं। तो हम उसे कैसे उसकी फैमिली कैसे बना दी, उसके टाइप्स में उसे रख सकते हैं, उसे बेसिकली कैरेक्टराइज कर सकते हैं उन सोल्स को। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कॉमन सोर्स है जो NaCl है, हम उससे बहुत सारे केमिकल निकालेंगे और जो केमिकल हैं वो किस तरह से बने, उनके रिएक्शंस और उनके क्या क्या यूजेस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। तो ठीक है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो मोर अबाउट सोल्स में आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.13। उसमें कुछ सोल्स दिए गए हैं, उस सोल्स के नाम दिए गए हैं। आपको कहा गया है कि उनको लिखिए और ये बताइए कि उनके कैटायन और अनायन किस एसिड और बेस से हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और हम इसको लीव नहीं कर सकते। इसलिए पहले मैं जितने भी सोल्ट्स हैं, जितने भी हमारे सोल्ट्स हैं उनको लिख लेता हूँ, उनका फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से अनायन और कौन से कैटायन से लिया गया है। तो ये हमारे कुछ सोल्ट्स हैं। एक्टिविटी आपकी 2.13, एक्टिविटी 2.13। तो हमारे पास पहला सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और ये है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद हमारे अमोनियम क्लोराइड है, ये इसको लिखिए अमोनियम क्लोराइड। और ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट आपको पता है, ये लिख देता हूँ मैं सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस जो कैटायन अनायन है इनके पास वो किस एसिड तो किस बेस से लिए गए। बेसिकली अगर मैं इनको अलग करूँ, कैटायन अनायन में अलग करूँ, अगर आपको कैटायन अनायन नहीं पता आप जाके देख सकते हो और पर्टिकुलरली आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। जैसे कि आप हमारे सेकंड पार्ट में जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में होगा। आप अब जो वीडियो है उसके चैप्टर्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लिक करोगे टाइमिंग पर, आप वहीं पर पहुँच जाओगे डायरेक्ट। तो इसका जो मैं अनायन और कैटायन में तोड़ूंगा तो इसका जो कैटायन होगा वो होगा Na+, और इसका जो अनायन होगा वो होगा SO4-2। इसी तरह इन सब के भी होंगे, जैसे कि Ca2+ SO4-2-। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि इसका जो ये कैटायन है, कैटायन बेसिकली कौन सा होता है, पॉजिटिव। इसका जो ये अनायन है, इसका जो ये अनायन है और कैटायन है, और ये भी ध्यान रखना है एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है। वैसे अब जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन वो चेंज होता है, एनोड भी माइनस और प्लस हो जाता है। पर अभी के लिए मैं बताऊं आपको, एनोड जो है प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, और ये इसका उल्टा होता है, कैटायन जो है वो प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो अनायन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया। एनोड प्लस कैथोड माइनस, कैटायन प्लस अनायन माइनस, आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ डेफिनेशन अभी के लिए है, इस तरह से अभी के लिए। हाई क्लासेस में आप इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ोगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर पढ़ोगी, प्लस माइनस क्या होता है। अब हमारे पास कैटायन आ गया, ये कैटायन है, इसका ये कैटायन है, ये अनायन, ये दोनों अनायन है। अब ये देखो आप कि हम इन्हें ले कहां से सकते हैं, कि ये अनायन आपको देख रहे हो, आप साफ देख रहे हो इसको, अनायन को हम इसे कहां से ले सकते हैं। हम इसके सिंपल H2SO4 से ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जब H2SO4 को आप इसमें डालोगे, एक्वस बनाओगे, तो SO4-2 नहीं बनेगा। तो इसका जो ये अनायन है ये यहाँ से नहीं आ सकता H2SO4 से, यानी कि ये अनायन जो इसका H2SO4 से आ गया। Na आप देखोगे कैटायन, जब हम इसको NaOH से करेंगे तो Na+ बनेगा और OH- बनेगा। तो यानी कि Na हमारा आ गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यानी कि ये जो सोल्ट है
सोडियम सल्फेट, इसका जो अनायन है इसे हम ले सकते हैं H2SO4 से, H2SO4 से एसिड से, और इसका जो कटायन है वो ले सकते हैं हम। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो अनायन है वो हमेशा एसिड से ही लिया जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि जो इसका H+ है एसिड का, वो इस्तेमाल में जाएगा वाटर बनाने के, ठीक है, वाटर बनाने के इस्तेमाल में जाएगा ये जो H है, और SO4 जाएगा इसके सॉल्ट को बनाने में, ठीक है। यानी कि जो अनायन हम एसिड से लेंगे और कटायन हमेशा बेस से लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी होगा। नेक्स्ट किस तरह से होगा? SO4 - 2 यानी कि सल्फेट, मैंने आपको बताया H2SO4 से ले लेंगे हम, और C कहां से ले सकते हैं? अब मैंने आपको कहा कि जो हमारा कटायन है हमें उसे बेस से लेना है। कैल्शियम ले सकते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, नहीं ले सकते? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आसानी से ले सकते हैं। ये जब टूटेगा तो 2+OH- बनाएगा। नेक्स्ट हमारा K2SO4 यानी कि K+SO4-2, ठीक है। ये हम ले सकते हैं KOH से, ठीक है, KOH से ले सकते हैं हम ये, और SO4 हम ले सकते हैं H2SO4 से। इसी तरह से MgSO, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। SO4 H2SO ले लेंगे, और ये जो Mg है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ले लेंगे, MgOH को ट्वाइस, ठीक है। अब इसे देखो, ये Na है यानी कि Na+ और NO3-, ठीक है, ये नाइट्रेट है और ये सोडियम है। अब इसे हम कहाँ से लिख सकते हैं? ये ले सकते हैं हम Na ले सकते हैं हम NaOH से, और ये जो ये NO3 है ये कहाँ से ले सकते हैं? ये एसिड से लेना पड़ेगा हमें, मैंने आपको बताया ना, ये एसिड से लेना पड़ेगा अनायन, और इसे हम ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से HNO3। ये NO3 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये NO3 यहाँ से आएगा, नहीं ये यहाँ से, ये NO3 यहाँ से आएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब नेक्स्ट देखिए HCl। हाँ भाई HCl तो आया नहीं था, अब आ गया, लेकिन Cl हम लेंगे HCl से, और अब ये कहाँ से लेंगे? अमोनियम कहाँ से लेंगे? NH4+, ये कहाँ से लेंगे? NH4+, तो इसका आयन जो टूटेगा ना NH4+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो NH4+ हम कहाँ से ले सकते हैं? आपने अगर नहीं पढ़ा तो बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से होता है? ये होता है NH4OH, इस तरह से होता है NH4OH। तो ये NH4 हम इस बेस से ले सकते हैं। ये COSO4 SO4 हम H2SO4 से ले लेंगे, और CO उससे ले लेंगे, क्या नाम है आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड से ले लेंगे। तो ये सिंपल आपके सोल्स थे, और हमें सिर्फ इसमें बताना था कि अनायन कहाँ से है, कटायन कहाँ से है, और ये सिंपल एक्टिविटी थी, और ये ज़रूरी थी क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया था अनायन और कटायन, इसमें आपका पूरा ये डिस्कस हो रहा है कि अनायन क्या है, कटायन क्या है, और ये एक्टिविटी ज़रूरी है, आप इसको लिख लीजिए। और एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल इन योर हायर क्लासेस। अभी के लिए मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा एक्टिविटी से, राइट। नेक्स्ट है हमारा pH ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, राइट। हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको जो पहले डेफिनेशन दी थी सॉल्ट्स की, वो दी थी कि सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं, पर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कहना, क्योंकि उस लेवल पर, जैसे इनिशियल लेवल पे आपको यही समझ में आता है कि सॉल्ट एक न्यूट्रल होता है, एसिड बेस। तो लेकिन मैंने धीरे धीरे आपको बताना स्टार्ट किया, जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़े, तो मैंने कहा कि सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है और सॉल्ट भी बेसिक हो सकता है, ठीक है। हमने बहुत बार डिस्कस की है ये बात। अब वो होता किस तरह से? लेट्स से अगर मैं कोई दो कंपाउंड्स लूँ, एक एसिड और एक बेस, और उनमें क्या केस है कि एक जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है थोड़ा सा। इस केस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलेंगे, तो हमारा जो सोल्ट आएगा ना वो यहाँ पे फॉल करेगा, यानी कि वो एसिडिक होगा। सेकंड केस किस तरह से हो सकता है कि हमारे पास एक वीक एसिड हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो हमारे पास जो सोल्ट आएगा ना वो बेसिक आएगा। हाँ, अगर दोनों बराबर हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा जो सोल्ट आएगा वो न्यूट्रल आ सकता है 7 pH के साथ। अब अगर वो सोल्ट एसिडिक हुआ तो उसका pH क्या होगा?
जाहिर सी बात है वो नीचे होगा 7 से, और अगर सोल्ट बेसिक है तो 7 से ऊपर होगा। तो ये एक आपको समझने वाली बात थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोर्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा HCl है, जब HCl बनता है, HCl मिलता है किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH प्लस HCl जब मिलता है तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट, जो कि है NaCl। पर आप देखोगे कि जो NaOH है, HCl है, NaCl इनसे नहीं बना। NaCl हमारे नेचुरल समुद्र में पाया जाता है, NaCl से NaOH और HCl बने हैं। तो उसके लिए, उसे पढ़ने के लिए हम देखने वाले हैं कि जो NaCl है उससे हम डिफरेंट केमिकल्स किस तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली NaOHCl निकला है और इसी से NaOH भी बना है, ना कि जो NaOH और HCl है इससे NaCl बना है। तो बेसिकली कॉमन सोल्ट से हम बहुत सारे केमिकल्स निकालने वाले हैं, उनके रिएक्शन देखने वाले हैं कि किस तरह से निकालेंगे उनको, ठीक है। और उनके यूजेस भी देखने वाले हैं कि हम उसे डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीजें देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन गया है फिगर, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, देखो कॉमन सोल्ट से हमने ये 3 चीज निकाली, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है क्लोरीन गैस, और तीसरा है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया, NaCl यानी कि एक जो एक्वस होता है ना, इसको हम कहते हैं ब्राइन, इसको हम कहते हैं जो NaCl का एक्वस होता है। NaCl जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। ध्यान रखना आप, इसको हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है। जब ब्राइन को H2O के साथ हम मिलाते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं, यानी कि एक्वस तो है ही, यानी कि H2O तो वहां है ही, पर ये रिएक्शन कब होगा, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखा होगा, वहां पे जब H2O पानी है, उसमें जब इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती थी, तो H2 अलग, Cl अलग, H2 अलग और O2 अलग। तो इसी तरह से NaCl H2 के साथ मिलाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारे पास आएगा NaOH, दूसरा आएगा Cl यानी कि Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, और तीसरा आएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 समाधान हमारे पास आएंगे, और यही आपका पूरा डायग्राम दिखाता है कि सोल्ट से हमारा, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा, इलेक्ट्रोलाइसिस अ प्रोसेस व्हिच यूजेस अ डायरेक्ट करंट टू डिकम्पोज अ कंपाउंड, ठीक है। यूजेस अ डायरेक्ट करंट टू डिकम्पोज अ कंपाउंड। इसी तरह से NaCl जब H2 के साथ मिला तो NaOH Cl2 H2O मिला, और ये डायग्राम आपका दिखाता है। इसमें ये H2 है, ये Cl2 है, NaOH है, और इनके कुछ यूजेस भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा यूजेस है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, NaCl 2H2 के साथ मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्लोरीन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ जो NaCl प्लस H2O, और जितने रिएक्टेंट बने आपको, तो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। यही होता है ना, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब आप इसे क्या करो, क्लोर एल्कली प्रोसेस डाल के पूरा ये डायग्राम बना सकते हो आप, इसमें कोई ऐसा नहीं है। या आप इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे NaOH। पर इस जो प्रोसेस होता है पूरा, इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इसमें ब्राइन सॉल्यूशन में, अच्छा क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। सिंपल सी बात है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या किया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आएंगी। और हमारे पास कुछ यहाँ पे इनकी यूजेस भी दिए गए हैं। NaOH जब हमारे पास आया तो ये डीग्रीसिंग मेटल, यानी कि मेटल को डीग्रीसिंग करने में काम आता है। मेटल जो होता है कई बार उस पर ग्रीसिंग लग जाती है, और जब हम उसे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या कहीं पर भी इसको यूज करेंगे इवन, तो वो इजीली इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम उसे डीग्रीस करने में, यानी कि उसे ग्रीस हटाने में NaOH का इस्तेमाल करते हैं। NaOH बहुत मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये बहुत स्लीपी होता है। इवन अगर आप इसे अपने हैंड पर रखोगे तो ये आउटर लेयर को हल्का हल्का सा उतार देगा,
आई ट्राइड माई सेल्फ, मैंने खुद ट्राई किया है। पेपर मेकिंग में इस्तेमाल होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट में कैसे, सोप्स एंड डिटर्जेंट में बेसिकली एक रिएक्शन में काम आता है। ठीक है, वो आप पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, पेपर मेकिंग में आता है ये काम। एक और चीज़ है NaOH, एक और चीज़ में काम आता है NaOH, ये आता है NaOH कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी काम आता है। बेसिकली NaOH कॉस्मेटिक्स में काम कैसे आ जाएगा, क्योंकि हम अगर उसे अपने फेस पे लगा रहे हैं, पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं कहीं भी, या कॉस्मेटिक्स नहीं कहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स नहीं बोलता हूँ, इसको हम बोल सकते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। स्किन केयर प्रोडक्ट में कैसे होता है NaOH का इस्तेमाल? अब आप कहोगे NaOH का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्किन पर अप्लाई करेंगे तो स्किन को खराब कर सकता है। पर बहुत ही कम अमाउंट में किया जाता है NaOH का इस्तेमाल, ताकि जो हमारे अदर इंग्रीडियंट्स हैं, अगर हम किसी भी सीरम की बात करें या कितने भी आपके मॉइस्चराइजर डिफरेंट थिंग्स हैं, तो वो बेसिकली NaOH इसलिए डाला जाता है उसमें ताकि वो डीप उसकी पेनिट्रेशन हो सके। जो हमारे अलग, जैसे अगर मैं सलाइविक एसिड की बात करूं, तो अगर सलाइसिक एसिड या नियासिनामाइड का कोई सीरम है आपका, तो उसमें NaOH इसलिए डाला जाएगा ताकि जो आपका नियासिनामाइड है, नियासिनामाइड, तो इसलिए डाला जाएगा ताकि नियासिनामाइड स्किन में डेप्थ में चला जाए। NaOH सिर्फ इसलिए डाला जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। क्लोरीन गैस तो आपको पता ही होगा, वाटर ट्रीटमेंट को कितना ज्यादा प्योरीफाई करने में काम आता है। ठीक है, CFCS में काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और क्लोरीन। स्विमिंग पूल्स में काम आता है। अगर आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है तो वहां पर भी ये काम आता है। स्विमिंग पूल्स में बेसिकली ये भी प्योरीफाई करने में काम आता है, जैसे कि सेम वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल। PVC, ये होता है PVC पाइप्स, देखे आपने PVC पाइप्स, ऐड भी देखा होगा आपने PVC पाइप्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में इसके बारे में है, PVC के बारे में। डिसइंफेक्टेंट पेस्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब होता है, जो बैक्टीरिया है उसको जब हम किल कर रहे हैं ना किसी एरिया से, वहां पे डिसइंफेक्टेंट हो गया वो। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट में काम आता है, और पेस्टिसाइड में भी काम आता है क्लोरीन गैस। फ्यूल्स एंड मार्गरीन, ये फ्यूल्स में आपको पता है H2O जो फ्यूल्स में काम आता है। मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन होता है एक बेसिकली एक टाइप का बटर होता है ये। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोजनरेशन, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रोजिनेशन, राइट, स्पेलिंग लिखता हूँ मैं यार, हाइड्रोजीनेशन, ये होता है हाइड्रोजिनेशन। तो ये हाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या जाता है, अनेबल टू स्पीक, हाइड्रोजिनेशन, राइट, हाइड्रोजिनेशन किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स का, और उससे हमारा मार्गरीन जो है वो बनता है। मार्गरीन बेसिकली एक टाइप का बटर होता है, बटर की सिमिलर होता है। ठीक है, उसमें ये H2O बेसिकली क्या करता है, H2O उसमें जो H है वो ऐड हो जाता है, H2 जिसमें ऐड हो जाता है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो मार्गरीन बनता है। ठीक है, ज़्यादा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, इट्स इनफ। मार्गरीन होता है बटर टाइप का कुछ एक सब्सटेंस होता है, खाने में काम किया जाता है। ठीक है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया में काम आता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH4। वो जो अमोनिया है वो फिर फर्टिलाइजर्स के बाद में काम आता है, फर्टिलाइजर्स के लिए। अब ये तो प्रोसेस हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसके बाद H2Cl2 यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जब मिलेंगे तो हमारे पास HCl आएगा। यानी कि HCl हमारे पास यहाँ से आया है, ना कि HCl से हमारे पास सोल्ट आया, सोल्ट से हमारे पास HCl आया, और वो किस तरह है अभी आप देख ही रहे हो। ये तो HCl हमारा किस लिए काम आता है? अब ये तो सिंपल रिएक्शन है, H2Cl2 के साथ मिला 2HCl बनाया। तो क्लीनिंग स्टील में काम आता है हमारा, NH4Cl में काम आता है। NH4Cl बेसिकली सोल्ट बनाने के लिए काम आता है ये HCl। ठीक है, किस तरह से? अभी मैंने आपको बताया कि जब NH4Cl एक सोल्ट है, मैंने अभी लिखा था पहले, तो मैंने कहा अच्छा HCl किस तरह से काम में आ रहा है NH4Cl की, आप बताओ। मैं तो बता ही दूंगा। चलो मैं बता देता हूँ, या पॉज करके कमेंट कर दीजिए, फिर आंसर देखिए। तो HCl किस तरह से काम आ रहा है NH4Cl में? बेसिकली जो Cl है, ये जो Cl माइनस, ये जो अनायन है, ये HCl से ही लिया जा रहा है।
ये HCl से ही लिया जा रहा है और HCl ही यहाँ पे Cl माइनस दे रहा है इसको NH4Cl को, इसीलिए ये इसमें लिखा गया है यूजेज में, ठीक है। मेडिसिन में काम आता है। अब HCl क्या है, अब HCl क्या है कि स्टमक भी हमारा रिलीज करता है, तो मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई डोंट नो कि मेडिसिन किस तरह की मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, पर मेडिसिन किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने एनओएच का बताया आपको, एनओएच का बताया स्किन केयर प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो जो चीज़ें उसमें है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको डीप पेनिट्रेशन करने के लिए हम एनओएच का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से Cl HCl का भी करते हैं, राइट। इसका पढ़ लिया हमने। अब जब NaOH और Cl बने, Cl मिलेंगे, अब हमने ये दोनों तो मिला लिए, H2 और Cl2 मिला लिए। अब हमारे पास NaOH और Cl है, यानी क्लोरीन गैस है। अब हमें ये दोनों मिलाने हैं, तो NaOH प्लस क्लोरीन गैस जब मिलेंगे तो NaCl और NaClO, NaCl क्या होता है, NaClO ये होता है ब्लीच, ठीक है। अब ये NaClO जो है, ये NaClO3 भी होता है, वो एक अलग केस में होता है, जो बेसिकली ये हॉट होता है, ठीक है। पर अभी के लिए आप सिर्फ ये देखिए NaClO ये ब्लीच होता है और H2O इसमें निकलेगा। अच्छा, आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ी है, आप इसको बैलेंस करिए, बैलेंस हो जाएगा आसानी से। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, बस थोड़ा सा, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा तो आप 1 सेकंड में कर दोगे इसको, ठीक है। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच बेसिकली आपने ऐड देखा ना, एक स्कूप वेनिस डालो, ये दाग गया, वो दाग गया, तो ब्लीचेस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्लीचेस का हाउस होल्ड ब्लीचेस। ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर क्लॉथ है उसको वाइट करना, कोई भी सब्सटेंस अगर उसको वाइट करना, या कोई भी इसमें डर्ट है, ठीक है, गंदगी है, उसको हटाना, तो ब्लीचिंग का वो मतलब होता है, ठीक है। और ये ब्लीचिंग फैब्रिक में काम आता है, ठीक है। इट्स इनफ, आपका ये क्लोरल्कली प्रोसेस है और मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें रिएक्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये जो ब्लीच होता है ये होता है NaClO और ये होता है सोडियम क्लोरेट, राइट। सोडियम क्लोरेट ये होता है सोडियम क्लोरेट NaClO, तो ये ब्लीच होता है, हाउसहोल्ड ब्लीचिंग में काम आता है, ब्लीचिंग का। तो ये इनफ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, और हमारे पास क्रिस्टल्स हो गए, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो 3-4 चीज़ें रह रही हैं। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, इसे मिटा दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पोस्ट करके आप देख लीजिए जो भी करना है आपको। इसके बाद हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम किस तरह से बना सकते हैं, देखो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास Cl क्लोरीन गैस आ गई। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को मिलाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आएगा, या हम इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। वाटर हमारे पास मिलेगा, तो ये रिएक्शन हो रही है, आप इसको बैलेंस करके देखिए, बैलेंस हो रही है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये मैं काम आपको दे रहा हूँ, आई थिंक ये बैलेंस ही है पहले से ही, ये पहले से आई थिंक बैलेंस है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। ये आपके पास आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर बताओ किस तरह से बना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ब्लीचिंग अगर मैं आपसे कहूँ, अगर MCQ आ रहे हैं, टर्म 1 में MCQ आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर किस किस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट यहाँ पे आपको बदल के दे देंगे, ठीक है। लेट्स से आपको कोई फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपको बदल के दे देंगे CO, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह आपको सिर्फ वो कैल्शियम ऑक्साइड दे देंगे CaO। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कराया जाए, इसलिए आप जो ये रिएक्शन इसको याद रखिए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, किससे बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 से, क्लोरीन गैस से। इसके यूजेस क्या हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वुड प्लम, वॉश क्लॉथ्स को कॉटन वगैरह जो आपके लिनन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके कपड़े बनाने में काम आता है ना, लिनन कपड़ा बनाने में काम आता है, तो इनका ब्लीचिंग करने में काम आता है। ब्लीचिंग मैंने आपको बताया, चीज़ वाइट करना, या जो उस पर स्ट्रेन है, ठीक है, वो जो दाग धब्बे हैं उसके, उसे हटाना, वो ब्लीचिंग है। तो वॉश क्लॉथ को ब्लीचिंग करने में आता है। वुड पल्प, बेसिकली वुड पल्प में हिंदी में मुझे नहीं पता, पर जो ट्री होता है, वो जो ऊपर पपड़ी सी होता है ना, आई थिंक वो वुड पल्प होता है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका क्या मतलब है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है,
यानी कि अगर हमें किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना है, उसे ऑक्सीजन ऐड करना है उसमें, तो हम उसे ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्ट करा देंगे, यानी कि COCl2 ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है अपने आप लूज होकर। ठीक है, समझ गया। डिसइंफेक्टेंट के काम आता है। डिसइंफेक्टेंट में आपको बताया कि बैक्टीरिया है उसमें, तो बैक्टीरिया को अगर हम उसमें किल कर रहे हैं वहां पर, जैसे कोई भी एरिया है या कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसमें से अगर बैक्टीरिया किल कर रहे हैं तो वो एक डिसइंफेक्टेंट हो गया। तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने में थोड़ा बहुत मुश्किल है। देखो, पहले हमने NaCl लिया, उसे वाटर में डाला, इसके साथ वाटर भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे वाटर था, मैंने एक्वस लिख दिया, दैट्स ऑल। NaCl एक्वस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा अमोनिया भी है NH3 अमोनिया। जब प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा तो अमोनियम क्लोराइड आएगा, NH4Cl, और सेकंड हमारे पास आएगा आपका बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, देखो हमने कॉमन सॉल्ट से NaCl से कितने सारे कंपाउंड बनाएंगे। जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमारे पास ही आएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा होता है, और H2 + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगी जब हम NaHCO3 को हीट करेंगे। बैलेंस करना आप इसको, मैं किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस नहीं कर रहा, आप इसको बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करके देखना, आपने केमिकल रिएक्शन की क्वेश्चन पढ़ी है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कुछ अगर हम इस्तेमाल देखेंगे कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट के, उससे पहले हमें दिया हुआ है एक रिएक्शन, कहाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H+ फ्रॉम एनी एसिड CO2 H2O सोडियम सोल्ट। एक इक्वेशन दिया हुआ जहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H+ लिखा हुआ है, और जो प्रोडक्ट बनाया हुआ CO2 H2O सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। अब जब पीछे जाओगे 2.1.3 पर जाओगे, तो 2.1.3 पे आपने देखा होगा कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 H2O और आपका सोडियम एसिड मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये रिएक्शन वही है, द सेम रिएक्शन गोज हियर और देयर, वो भी वही है और ये भी वही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो H+ जो है वो वाटर बनाने में काम होगा। एसिड का जो H+ है वो वाटर बनाने में काम आएगा, और जो एसिड का अनायन आपके पास है वो सोडियम सोल्ट बनाने में काम आएगा, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। सोडियम क्यों? क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं, यानी कि कोई अदर कंपाउंड नहीं ले रहे, हम सोडियम ले रहे हैं। तो एक सिंपल सी रिएक्शन है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल तो आपकी बुक में ही दिया हुआ था, जब एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने अगर आंट ने काट लिया, बी ने काट लिया, तो हम सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप बी में आपकी एक्टिविटी है शायद, या ग्रुप ए में है, उन्होंने उसमें बेकिंग सोडा से आपका सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने को बताया है। एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, और जहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई तो वो, जैसे अगर आपका बर्निंग कैंडल है, बेसिकली एक्सटिंग्विशर इसलिए इस्तेमाल की जाती है, कहीं आग लग गई ना तो वो आपको बुझा देता है, तो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू न्यूट्रलाइज एसिड इंजेक्टेड बाय द बी और सम नेटल प्लांट और सम मे बी आंट बी, सो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर एसिड उन्होंने इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी में, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने में भी काम में ला सकते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, और अगर एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये बेकिंग पाउडर क्या है, बेसिकली बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या इस्तेमाल होता है, और ये वर्ड्स ना इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जब आप सोडा खरीदने जाओगे तो क्या भरोसा वो बेकिंग सोडा देगा या बेकिंग पाउडर देगा। इसका क्या अंतर होता है, NaHCO3 में एक हल्का सा माइल्ड बेस मिलाया जाता है, नहीं सॉरी माइल्ड बेस कह रहा हूँ, माइल्ड एसिड मिलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये माइल्ड एसिड मिलाया जाता है, वो सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है
ताकि ये जो बेस है ये एसिड के साथ मिले। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस की तरह बिहेव करेगा ना, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। क्यों करेगा? 2.1.3 में जाके देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है एसिड के साथ मिला, एसिड के साथ मिलके ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए बेसिक होगा। तो जब ये बेसिक एसिड के साथ मिलेगा तो क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 प्रोड्यूस करने के लिए ही ये रिएक्शन की जाती हैं। जो ब्रेड होता है आपका, केक होता है, उन्हें स्पंजी बनाने के लिए, अब आप ब्रेड को देखोगे, ब्रेड को लोगे तो उस तरह से लोगे तो इतना सा हो जाएगा, तो वो इतना बड़ा किस लिए हुआ? क्यों हुआ इतना बड़ा? जब आप उसको ब्रेड को भींच दोगे बिल्कुल वो छोटा सा हो जाएगा। अब वो इतना बड़ा क्यों हुआ? सिर्फ इस रिएक्शन की वजह से, सोडियम बाइकार्ब, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब एसिड और बाइकार्बोनेट अंडर सुटेबल कंडीशन मिलते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशन कौन सी सुटेबल कंडीशन? जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या कहते हैं बेकिंग सोडा को, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड है, तो हमने जब उसे बेकिंग सोडा उसमें डाल दिया, ब्रेड बनाने में डाल दिया, तो अब आप देखोगे इसे ओवन में रखोगे, हीट करोगे, तो अंडर सुटेबल कंडीशन वो हीट भी हो सकती है, वो अदर कोई सब्सटेंस भी हो सकता है जो इस रिएक्शन को करा रहा है। जब ये रिएक्शन होती है तो CO2 निकलता है और वो स्पंजी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम बेकिंग सोडा बेसिकली इन दो का एक हल्का सा उसमें माइल्ड एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, और ये बेकिंग सोडा होता है प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हम बाजार से खरीदने जाते हैं तो हमें सोडियम बेकिंग सोडा भी मिल सकता है और बेकिंग पाउडर भी, लेकिन जो मेनली हमें मिलता है वो बेकिंग सोडा मिलता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है हम मेनली इस्तेमाल नहीं करते इन आवर डे टू डे लाइफ। हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, या कुछ भी अगर हमें बनाना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं हम उसमें। और कई बार क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है बेकिंग पाउडर की, तो हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में सीधा हल्का सा लेमन मिला देते हैं, तो वो काम करता है एसिड बेस का रिएक्शन कराने में, CO2 उसमें रिलीज हो जाती है। अब आप देखोगे घर में जब कुकिंग होती होगी तो आप ध्यान देना, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देखना, बिकॉज वो चीज़ें इंटरेस्ट बढ़ाती है, ठीक है, चीज़ें इंटरेस्ट बढ़ाती है। अब आप दूसरा हमारे पास आया है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हमने देख तो लिया था कि किस तरह से बनता है। हमने NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो हमारे पास Na2CO3 आ गया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? रिक्रिस्टलाइजेशन समझने से पहले, अच्छा ये मैंने देखा कि बहुत लोगों ने समझा नहीं रखा, और इवन आप उसमें गूगल पे भी जाके देखोगे या यूट्यूब पे भी देखोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तो ये कह रहा है, वो बताते हैं क्या कह रहा है। पहले आप क्रिस्टलाइजेशन को समझिए। क्रिस्टलाइजेशन है क्या? बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन है कि एडिंग Na2CO3H2O, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। अब ये जो हो रहा है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। Na2CO3 जब 10H2 के साथ मिलेगा तो Na2CO3.10H2 मिलेगी, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। पर जो हमारे पास वॉशिंग सोडा बना ना, ये बना रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। तो अब बहुत बोल रहे हैं कि भैया जो NaHCO3 से यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया ना, तो वहाँ तो हो गया क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ हो गया क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ लोग इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और आधे तो ये कह रहे हैं कि हमने इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया, और इवन जो एक लेवल पे हैं अभी वो कह रहे हैं कि हमने सोडियम कार्बोनेट NH2 के साथ मिला, और तो उसमें हुआ क्या रिक्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन में 10H2O हमने ऐड करा और वॉशिंग सोडा बन गया। तो डज नॉट मैटर यार, पर मैंने भी क्योंकि इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंने हल्का सा इसको समझने की कोशिश किया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसको किस तरह से समझा है मैंने, क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O डॉट बन गया, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन गया है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे अभी, क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो वॉशिंग सोडा बन रहा है ये तो रिक्रिस्टलाइजेशन से बन रहा है ना, पर मैं कह रहा हूँ कि Na2CO3 10H2O ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और ये बन रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जब हमारे पास ना ये है ना Na2CO3
Na2CO3। तो हमारे पास अगर मेरे हैंड में Na2CO3 ना, तो अभी ये एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स लेने के बाद ये क्या बनाएगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा प्लस 10H2O। ये क्या बनाएगा Na2CO3.10H2O। वाटर क्रिस्टलाइजेशन में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर तो होगा क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा एक और बात बताओ, रिक्रिस्टलाइजेशन से आपका क्या मतलब है? रिक्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन दोबारा से कुछ चीज हो रही है, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया Na2CO3 10H2O Na2CO3 डॉट, ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब रिक्रिस्टलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम उसे लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड से फिर उसे क्रिस्टलाइन बनाते हैं, और इस प्रोसेस में उसकी इम्प्योरिटीज जो हैं वो सॉल्यूशन में रह जाती हैं। समझाऊंगा, ठीक है। अब ये तो क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो गया। इसने मेरे हाथ में ये कुछ Na2CO3 था, इसने एटमॉस्फेयर से 10H2O लेके बना लिया, ठीक है, ये बना लिया इसने क्रिस्टलाइन। अब रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हुआ? इसमें जो है ना, ये इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, इसमें इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। और जिस तरह से हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते थे, जो एक प्योर वॉशिंग सोडा है जो काम में आता है, ठीक है, जो हम यूजेस पढ़ेंगे, वो वॉशिंग सोडा ये नहीं है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज ऐड है, तो हम उसे उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अब इस NH2 को एक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, हॉट सोल्यूशन में डालेंगे। ये हॉट सोल्यूशन है इस Na2CO3 को। जब हम इसे दोबारा डालेंगे ना इसमें, तो ये Na2CO3 में टूट जाएगा। Na2CO3 में टूटने के बाद अब ये वाटर से दोबारा मिलेगा जब ये थोड़ा सा कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये कूल होना स्टार्ट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास Na2CO3 10H2 ही बनेगा। और यही फाइनल प्रोडक्ट, ये Na2CO3 2H2O 10H2O, ठीक है, ये यही प्रोसेस है। तो यानी कि ये पहले क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुआ, फिर ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये है। समझ पा रहे हो आप? तो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में Na2CO3 10H2O बना, जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। ये इम्प्योरिटीज अब सॉल्यूशन में रह जाती हैं, इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में रह जाती हैं, ठीक है। जब हम दोबारा से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज रह जाती है, जो इसमें इम्प्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन में रह जाएंगी। और इजिली हम इसको कह रहे हैं कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। पर देखने में लग रहा है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पर एनसीईआरटी ने आपका हाईलाइट नहीं किया, पर ये जो रिएक्शन है ये इस रिएक्शन के बाद हुआ, ये इस रिएक्शन के बाद हुआ, इस रिएक्शन के बाद ये हुआ, पहले क्रिस्टलाइजेशन फिर ये रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बना जो कि प्योर है, ये इम्प्योर है। अब वॉशिंग सोडा का जितने भी इस्तेमाल करते हैं हम, ये प्योर में पढ़ा जाता है। अब इम्प्योर पढ़ेंगे तो इतने इस्तेमाल हम उसके यूजेस नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्रिस्टलाइजेशन क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं यही बता देता हूँ आपको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जब Na2CO3 10H2 है ना, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना वन फॉर्मूला यूनिट में ऑफ एनी सॉल्ट, तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, when the fixed number of hydrogen atom present in the salt in one formula unit, in one formula unit में जब कोई भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। आपको समझ में आ गया, ये पूरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ये पूरा रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। और ये जो ये सॉल्ट है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसमें कुछ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए हम इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10। अब 10 का क्या मतलब है? 10 का बेसिकली मतलब है ये, डेका का मतलब है 10। डेका का मतलब है 10, तो 10 का मतलब डेका। अब ये हाइड्रेट का क्या मतलब है? हाइड्रेट बेसिकली इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना और हाइड्रेटेड है। इसमें अभी के लिए आप सेम मानो, क्योंकि अगर आप समझने जाओगे तो आप क्लास 11 में घुस जाओगे और वो आपको नहीं करना है। तो हाइड्रेटेड में हल्का सा अंतर होता है, पर अभी के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट आर सेम, दैट्स ऑल।
यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो पहला इस्तेमाल है ये ग्लास, ठीक है, ग्लास 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 बनाने में काम आता है। सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री बनाने में काम आता, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर बनाने में काम आता होगा, ठीक है। दूसरा है ये बोरैक्स, बोरैक्स बनाने में काम आता है। अब ये बोरॉक्स नहीं, बोरैक्स सॉरी बोरॉक्स बोरैक्स नहीं है, ये बोरैक्स है, बोरैक्स, ये बोरैक्स। सोच के बताओ, मैं दूसरा लिख रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। अब ये वॉशिंग सोडा है ना, क्लींजिंग एजेंट के भी लिए काम आता है, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट के लिए भी काम आता है। बेसिकली आप कपड़े तो नहीं से नहीं धोगे, पर अगर कहीं पे आपका दाग लग गया ना, ठीक है, तो आप वहां पे वॉशिंग सोडा हल्का सा डाल के उससे कर सकते हो साफ, ठीक है। फोर्थ आपका है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब फोर्थ आपका है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है यार, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? इसका बेसिकली क्या मतलब है कि वाटर में आपके मिनरल्स होते हैं, मिनरल कंटेंट होते हैं आपके, तो वो परमानेंट होते हैं, वो उसको एक परमानेंट हार्डनेस देते हैं, यानी कि वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते। जो आपके मिनरल्स हैं वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होते, वो परमानेंट हार्डनेस देते हैं। पर वॉशिंग सोडा ही काम कर सकता है, वॉशिंग सोडा मिनरल कंटेंट को निकाल सकता है। दैट्स मीन दैट रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। यही इसके चार वो थे। अब इसके आपने सोच लिया ये क्या है, बोरैक्स है या बोरक्स, बोरैक्स है या बोरक्स, तो ये होता है बोरैक्स, बोरैक्स, ठीक है, बोरैक्स। नेक्स्ट आपका है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई हैं? कह सकते हो नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया CaSO4 5H2O को एक बीकर में डाला, एक्टिविटी आपकी है। उस एक्टिविटी में हुआ क्या, हमने उसको हीट किया तो उसमें देखा क्या, उसमें वाटर निकला, ठीक है। वाटर निकल कर उसका जो कलर था वो भी चेंज हो गया और वो वाटर फिर उड़ गया। तो हमने देखा कि जब हमने तो क्रिस्टल्स डाले थे उसमें वाटर कहाँ से आया, जो कि इवेपोरेट भी हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या सॉल्ट रियली ड्राई? नो, बिकॉज दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख दिया क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, sorry for the mistake. Water of crystallization is a fixed number of water molecules, fixed number of water molecules in one formula unit of salt. तो वन फॉर्मूला यूनिट में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आपको कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसको कहेंगे हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हम हाइड्रेटेड लगा सकते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके लिए हाइड्रेटेड लगा सकते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और अगर उसमें सॉरी वो क्रिस्टल्स नहीं है, यानी कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। आपके पास इसी तरह से हमने बात की थी वॉशिंग सोडा की में। अब देखो ये होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा कई बार आप सर्च करोगे ना तो ये आता है, ये वॉशिंग सोडा नहीं होता फाइनली हम इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा ये होता है 10H2, ये फाइनल वॉशिंग सोडा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जिप्सम होता है, ठीक है, ये हमारा जिप्सम होता है। जिप्सम को हम कई बार अपनी लैंड में भी डालते हैं सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर ज़्यादा वो एसिडिक बेसिक हो रही है, ठीक है, तो जिप्सम हम डालते हैं अपनी सॉइल में भी डालते हैं जिप्सम को। और जिप्सम के बारे में अभी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, पर आपको आई थिंक इसका आंसर मिल गया। वाटर आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? नो, बिकॉज दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। यानी कि डेका जो हमारा ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10H2। इसी तरह से अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो उसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आता है। तो इसी तरह से हम जो हाइड्रेट लगा रहे हैं इसको 10 कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेम में, यानी कि जब नेम लिख रहे हैं केमिकल कंपाउंड का तो उसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं क्यों कहते नहीं, ये नाम कहाँ से लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस? बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, आपने देख ही लिया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना है, जिप्सम से बना है, ठीक है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे लगा कोई है तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरिस में जिप्सम के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारे डिपॉजिट होने की वजह से उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों कहते हैं, पेरिस तो समझ में आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देख लेते हैं प्लास्टर जिप्सम को बेसिकली कैसे बनता है। जिप्सम हमारा होता है, ठीक है, जिप्सम हमारा होता है CaSO4 और हमारा 2H2O। 2H2O को जब हम हीट करेंगे, हीट किस पे करना है, हीट करना है हमें 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या उसके इक्वल भी हो सकता है। आपकी बुक में 373 केल्विन लिख रखा है बेसिकली। जब आप इसको करोगे हीट तो CaSO4 और हाफ H2O मिलेगा। अब ये कोई हाफ H2O कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, हाफ मॉलिक्यूल ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि इसके 2 मॉलिक्यूल के बाद इसका एक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं कैल्शियम सल्फेट के और वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इसका दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है, राइट। हाफ मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता। और अगर आप इसको फर्दर हीट करोगे लेट्स से हमने ये लिमिट जो है क्रॉस कर दी, ये जो लिमिट है हमने क्रॉस कर दी और हमने इसको 100 से भी हम इसे ऊपर ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस से भी इसे ऊपर ले गए, तो ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया ना, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.H2O। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये क्वेश्चन भी आया था कि उन्होंने कहा था कि कैल्शियम सल्फेट हमें एडेड है, उसका रिएक्शन बताने का। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं लिखा था, कैल्शियम सल्फेट हमें हाइड्रेट लिख दिया था और किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हमें हाइड्रेट्स को बोलते हैं CaSO4, और जब ये H2O के साथ मिलेगा तो ये फिर से अपनी उसी सेम पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। ये फिर से उसी अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा 2H2O। अब इसका ये सिर्फ ये मतलब नहीं है इसका जो ये लिख रखा है, यानी कि अगर इसे मैं सोल्व करूं तो 3/2 आएगा ना, 3/2 आएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है। इसका जो मतलब बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास 1 है यहाँ पर, ये 2 है, यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इस तरह से है ना, कुछ इसका हाफ इसका 1, यानी कि इसके जब 2 होंगे तो इसका 1 होगा। और अब हमारे पास अगर हमें 2 हाइड्रोजन बनाना है तो हमें 1 हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा, इस तरह से फिर हमारा ये बन जाएगा। लेकिन अब इसे बैलेंस करोगे तो 2H2SO4 और 2 वहां पे भी लगेगा, तो यानी कि 2 2 4, तो यानी कि हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2। अब ये बैलेंस हो जाएगा। तो लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं लिख रहे, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, और ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, हाफ मॉलिक्यूल ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये आपका रिएक्शंस होते हैं, और ये जिप्सम होता है, ये बेसिकली जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं देखता हूँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्टर्स में इस्तेमाल किया, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया ना, बोन फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका सॉल्यूशन बेसिकली, ठीक है। नॉट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। तो अब हमारा चैप्टर तो हो गया है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आसान से क्वेश्चन है, बेसिकली कुछ नहीं है वो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आप एक्सरसाइज देखनी है तो आपको एक्सरसाइज भी देख लीजिए, 10-15 मिनट की वीडियो होगी वो एक्सरसाइज वाली, राइट। एंड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, इतना मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आसान सा है यार, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो
व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? कॉमन नेम क्या है? बेसिकली कॉमन नेम आपको वो ऐसे कॉमन नेम वो नहीं होते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम होते हैं जैसे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, तो इस तरह से ही कॉमन नेम होते हैं। हमें कॉमन नेम पूछ रहा है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब ये तो सिंपल रिएक्शन से ही पूछ लिया। क्लोरीन के साथ किसे मिलाए हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास आना चाहिए? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaH को ट्वाइस। थर्ड, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब वाटर की परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है, यानी कि सॉफ्ट कौन बनाता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, राइट। आसान से क्वेश्चन है आज। What will happen if the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the reaction to the wall. देखो क्या होगा जब इसको हम हीट करेंगे, तो रिएक्शन हमको बताना है सिंपल। आपने लिखा होगा या बुक खोल के देखिए, जब NaHCO3 को या सोडियम बाइकार्बोनेट का हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CO2H2 मिलेगा हमारे पास। राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी, जहाँ पे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2H2O 3/2H2O ये मिलके जिप्सम बनाएगा, ठीक है। या आपसे नॉर्मली भी लिख सकते हो 3/2, जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। अब नॉर्मली लिख सकते हो। और आपका 5th क्वेश्चन है, तो आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में देखना आप एक्सरसाइज, और 10-15 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट पार्ट में आप एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है व्हाट यू हैव लर्न, सिंपल पॉइंट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। एंड थॉट्स गेट्स डैमेज। सो अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और अगर कोई भी अगर चैप्टर की कोई रिक्वेस्ट आपकी है तो गिव मी कमेंट, रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा, और एक ढंग का रिप्लाई आएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा चीज़ें आसानी से, ठीक है। तो कुछ भी हो, वैसे इट्स नॉट स्टडीज रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हो, इट्स लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो।